सो हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा मतलब जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और ये क्लास 10 आईसीएससी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। सो बेसिकली टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। जो फैक्टर्स प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। सो एट फर्स्ट जो है पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ठीक है। पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ओके। बेसिकली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो है मतलब मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक लाइक नहीं किया है, सपोज लाइक वेट 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 हाँ ये बिल्कुल। जी मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ओके, लाइक एंड शेयर अगर वीडियो अच्छा लगे तो। लेट अस स्टार्ट। See what is nationalism. Okay, see basically nationalism refers to the common feeling of oneness and the common consciousness that emerges when the people living in a common territory share the same historical, political, cultural background, have the same language, कल्चरल वैल्यूज एंड कंसिडर देमसेल्फ एज वन नेशन। इसका मतलब क्या हो, मतलब वो नेशनलिज्म का मतलब ये है कि सपोज जो एक ही लोग हैं, जो एक ही रीजन के लोग हैं, वो जब वो एक जगह एक साथ रहते हैं तो वो एक कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, एक कॉमन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। व्हेन दे बिलोंग फ्रॉम लाइक अ कॉमन बैकग्राउंड, ओके, सो सी व्हेन दे लाइक बिलोंग फ्रॉम अ कॉमन बैकग्राउंड, लाइक दे हैव अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, ओके। सो उनको लगता है कि हम लोग यूनाइटेड है, हमारा हिस्ट्री मतलब हमारा हिस्ट्री सेम है, हमारा बैकग्राउंड सेम है। सो दे फील लाइक यूनाइटेड, वी आर ऑल यूनाइटेड, ऐसा लगता है उनको कि हम लोग जो है यूनाइटेड है। और इसी यूनिटी के साथ हम लोग जो हमारा मतलब सब टेरिटरी सेम है, कल्चर सेम है। तो एक नेशन के मतलब लिए जो प्यार है, एक नेशन के लिए जो अपना फीलिंग है, वो एक लाइक डेवलप होता है, लाइक वी आर यूनाइटेड, वी आर वन, ओके। ये सब होता है नेशनलिज्म, ठीक है। ये नेशनलिज्म क्या है, एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या है, ये हम वर्ल्ड वार में पढ़ेंगे। फिर भी अगर मतलब अभी के लिए हमें जो फोकस करना है नेशनलिज्म पर, ठीक है। यहाँ पे जो है हम दादा भाई नावरोजी को नेक्स्ट चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम like we'll see the contributions of Raja Ram Mohan Roy and also ज्योतिबा फुले, ठीक है। नेशनलिज्म आई होप कि समझ आ गया होगा कि नेशनलिज्म क्या है। अगर नहीं आया है तो जल्दी से जाओ और कमेंट करो कि लाइक समझ नहीं आया है, सो व्हाट इज नेशनलिज्म। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सी अभी जो है डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म। कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म में पहला देखो आप है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन डन बाय द ब्रिटिशर्स, फिर है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, फिर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, फिर है रोल ऑफ द प्रेस, एंड देन वी हैव गॉट द कॉन्ट्रीब्यूशंस। पहला मैंने कहा जैसे राजा राम मोहन रॉय और सेकेंड वाला ज्योतिबा फुले, ठीक है। लेट अस गो विद द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में पहले आता है द पीजेंट्स, ओके। सी द पीजेंट्स वर हेवीली टैक्स एंड फोर्स टू ग्रो इंडिगो, द गवर्नमेंट टूक अवे द लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस। समझो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमी मतलब मनी रिलेटेड कॉजेस, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब सप्रेस करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट किया था। सी द पीजेंट्स वेर हेवीली टैक्स, मतलब जो है ये जो नॉर्मल आदमी थे, ये जो गरीब किसान थे या फिर जो फार्मर्स थे, उनको हेवीली टैक्स किया गया। कैसे कि पहले तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे इंडिया में, मतलब उनका जो मेन मोटो था वो था ट्रेड करना। अभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में लेना इसीलिए स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि ट्रेड के लिए तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा यहाँ के लोकल रूलर्स को, है ना। अगर वो ट्रेड करे तो ट्रेड के लिए तो टैक्स देना पड़ेगा लोकल रूलर्स को। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर यार कि अगर ट्रेड के लिए हमें टैक्स देना है, क्यों ना हम ऐसा कोई सिस्टम बना ले कि पूरा मतलब ट्रेड टैक्स फ्री हो जाए। टैक्स फ्री कब होगा, जब वही मतलब जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लेंगे। तो वही किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने हाथों में ले लिया। और क्या किया, जो यहाँ के पीजेंट्स थे, मतलब यहाँ के जो किसान थे, उनको फोर्स किया, उनके ऊपर बहुत सारे लॉ लगा दिए गए। उनको फोर्स किया कि यार आपको जो है ये फूड क्रॉप्स आप ग्रो मत करना, ठीक है। आपको जो है ये कैश क्रॉप्स मतलब जो है हमारा इंडिगो, जो है हमारा कॉटन, ये सब ग्रो करना पड़ेगा। अभी ये सब उन्होंने ग्रो किया, मतलब वो फोर्स किया जो ब्रिटिशर्स ने उनको ग्रो करने के लिए। और ब्रिटिशर्स ने फोर्स करने के बाद जो पीसेंट्स ने ग्रो किया, और फिर उनसे ये लोग ज़बरदस्ती करके ये जो चीज़ें थे बहुत ज़्यादा कम दाम में या फिर कभी कभी फोर्सफुली जो है ब्रिटेन ले जाते थे। वहाँ पे क्या करते थे कि वहाँ पे तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और मशीन्स वहाँ पे थे। तो मशीन्स की मदद से वो लोग जो है क्या करते थे कि चीज़ें वहाँ पे जो है चीप क्लोथ्स बनाते थे, क्लोथ्स, ठीक है ना। कॉटन और इंडिगो मिला के जो है क्लोथ्स बनाते थे, और उसी चीप मशीन मेड क्लोथ को लाके इंडिया में बेचते। तो इससे क्या हो कि इंडिया का जो मार्केट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इंडिया में तभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था इसी के कारण,
इसी के कारण हमारे यहाँ पे हैंडमेड क्लॉथ्स मिलते थे। क्या मिलते थे? हैंडमेड क्लॉथ्स, है ना, हैंडमेड क्लॉथ्स मिलते थे। हैंडमेड क्लॉथ्स का दाम ज़्यादा होगा, ये कॉमन सेंस है ना कि लाइक द हैंडमेड क्लॉथ्स दे विल बी मच मोर कॉस्टली, है कि नहीं? द हैंडमेड क्लॉथ्स लाइक दे विल बी मच 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 मोर कॉस्टली, ठीक है। तो जो हैंडमेड जो क्लॉथ्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, और ये सब इनके बहुत जो है द प्राइस ऑफ दिस क्लॉथ्स इट वाज वेरी मच लेस। सो सिंस लाइक द प्राइस ऑफ दिस क्लॉथ्स इट वाज लाइक वेरी मच लेस, इन्होंने आके अपना जो है क्लॉथ्स, ब्रिटेन का जो है क्लॉथ्स यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, और इसी के कारण जो है क्या हुआ कि इंडिया का पूरा मार्केट डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्टली अगर आप देखो द आर्टिशियंस एंड द क्राफ्ट्समैन, ठीक है। सो आर्टिशियंस एंड द क्राफ्ट्समैन सी, सो यहाँ पे अगर देखें, द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड द इंडस्ट्री। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड इट्स पॉलिटिकल पावर टू डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट्स इन द इंडस्ट्री। अब कैसे डिस्ट्रॉय किया? सो देखो, जो यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे वो क्या थे? वो जमींदार थे। अगर आप इन कॉजेज को ध्यान से देखो तो ये वाले कॉजेज जो है फर्स्ट चैप्टर के कॉजेज से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, और ये वाले कॉजेज हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर के कॉजेज को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रख सकते हो तो यहाँ पे भी इन कॉजेज को भी अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो जा सकते हो, चैनल में देख सकते हो, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको अभी ये आई बटन टाइप का दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप वहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो। वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट चैप्टर देखोगे सो प्लीज़, वहाँ पे मैंने फेस टू फेस लाइक एक लेक्चर टाइप का वीडियो दिया है, सारे पॉइंट डिस्कस किए, पर ऐसा कोई स्लाइड नहीं है। सो ध्यान से सुनना, और काइंडली एक पेंसिल हो, पेन हो, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ यार, सब पॉइंट्स जो है अच्छी तरह एक्सप्लेन किए गए हैं उन्हें नोट कर लो, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पे। सो सी इंडिया नाउ सी बिकॉज अ सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब जो है उन्होंने आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन के साथ क्या किया? सो बेसिकली जो है यहाँ के जो ज़मींदार थे, यहाँ के जो मतलब लोकल ज़मींदार थे, वो बहुत सारे आर्टिशियंस को अपॉइंट करते थे। अब ब्रिटिश आए, उन्होंने ज़मींदार्स को ही रिप्लेस कर दिया, तो अब वो आर्टिशियंस को कैसे जो है एम्प्लॉय करेंगे, है ना। सो इसी के लिए क्या हुआ, जो प्रोवर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। जो प्रोवर्टी है इंडिया में बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो आर्टिशियंस है, जो क्राफ्ट्समैन है, जो हैंड क्राफ्ट है इंडिया का, वो छूट गया था, क्योंकि जमींदार्स वर रिमूव्ड, ठीक है। तो जो है क्या हुआ कि जमींदार्स दे वर रिमूव, ठीक है, जमींदार्स को रिमूव कर दिया गया, और जो है आर्टिशंस को रिमूव कर दिया गया इसी के कारण, क्योंकि मतलब ब्रिटिशर्स वर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंडियन कल्चर एंड एवरीथिंग, दे वर बॉदर्ड अबाउट वन थिंग, दैट इज द बिजनेस। समझो चीज को, वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे, उनका बिजनेस के सिवाय और इनसे कुछ लेना देना था ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो जमींदार से नेटिव जमींदार उनको हटा के जो है बिजनेसमैन को मेनली जमींदार बनाया, सो दैट दे कुड लाइक एक्सट्रैक्ट मच मोर अमाउंट ऑफ टैक्स। वो बहुत ज़्यादा टैक्स वो एक्सट्रैक्ट कर सके, इसी के लिए जो उन्होंने जमींदार को जो है हटाया, और बिजनेसमैन को उनके जगह एक पपेट जमींदार की तरह वहाँ पे यूज़ करने लगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस वॉज द रीज़न, ठीक है। सो अभी हम अगर हम देखें यहाँ पे, सो क्या हुआ, जो आर्टिशन है अपनी जॉब लूज कर दी, और जो ब्रिटेन से जो है, ब्रिटेन ने मार्केट जो है इंडिया का कैप्चर कर लिया था, तो वहाँ पे आके जो है प्रोडक्ट्स जो है बेचना शुरू कर दिया था। तो इसी के कारण जो है ये सब चीज़ें होने लगी थी यहाँ पे। ये सो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। सो बेसिकली आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन का जो पूरा जो इंडस्ट्री था मतलब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? जो जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब जो मतलब जो इंडिया का जो हैंडक्राफ्ट था, ठीक है, लाइक बहुत सारे कॉटन की चीज़ें बनाते थे, बहुत सारे, अगर आपने देखा है तो जो है बैम्बू बांस की चीज़ें वो सब बनाते थे, तो वो सब उन्होंने रिप्लेस ही कर दिया, वो सब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब देखो द वर्किंग क्लास, तो वर्किंग क्लास का क्या हुआ, जब वो मतलब ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आए, तो उनको मतलब उन्हें हिंदी या फिर जो है नेटिव लैंग्वेज वो तो आती नहीं थी, तो उनको कंपनी के लिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है, EIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ नेटिव लोग चाहिए थे, जो कि उनके लिए ट्रांसलेटर का काम कर सकते, के कम लाइक काम कर सके, एज वेल एज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हो हेल्प कर सके, ठीक है। जो लोकल टैक्स कलेक्शन है, लोकल सब कुछ है, उसमें वो हेल्प कर सके। पर इसमें भी एक चीज़ उन्होंने किया कि जो यहाँ से क्या हुआ, मिडिल क्लास हुआ है ना, यहाँ से जो मिडिल क्लास हुआ। तो मिडिल क्लास क्या करती थी, तो वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में काम करती थी, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स थे, मतलब जो यहाँ का जो मिडिल क्लास क्रिएट हुआ, वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में काम करने लगी। अभी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के बच्चे ओनर कौन हो गए? इंग्लिश ना, इंग्लिश मैन या फिर ब्रिटिशर्स, वही तो ओनर्स थे कि नहीं? ये समझ रहे हो ना, वही तो ओनर्स थे। अभी देखो, अगर आपके सपोज एक कंपनी है, वहां पे एक ब्रिटिश काम कर रहा है और वहां पे एक इंडियन काम कर रहा है, अगर इंडियन का एबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा काम कर रहा है, फिर भी आप किसको प्रमोशन देंगे? ऑब्वियसली इंग्लिशमैन को ना। तो ऐसे क्या हुआ, एक वर्किंग क्लास बना, और वर्किंग क्लास में क्या हुआ, जो है बहुत ज्यादा इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन किया गया, लाइक द सेपॉइज, ठीक है। जो सेपॉइज को थे, वो सेपॉइज को ले जाते थे, और द सेपॉइज वर पेड वेरी वेरी लेस सैलरी, ठीक है। ये अपने शायद लाइक पहले वाले
इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो बिल्कुल सेम चीज़ है। द वर्किंग क्लास वाज पेड वेरी मच लेस, ठीक है। जो इंडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा कम पेमेंट दिया जाता था एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स। अभी आप देखोगे द एजुकेटेड इंडियंस, सो सी द ओनली द एजुकेटेड इंडियंस कुड गेट अ जॉब वेयर द कंपटीशन was high and the chances of promotion were bleak। एकदम जैसे कि ये वाला सेम है लाइक पहले वाले कॉज के साथ। द एजुकेटेड इंडियंस, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको जॉब मिल सकता था, बट द कंपटीशन वाज वेरी मच लाइक बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन था एंड द चांसेस ऑफ प्रमोशन वेर ब्लीक। प्रमोशन वो देते नहीं थे, ठीक है, प्रमोशन वो देते नहीं थे। तो देखो पहले जो हो गया पीजेंट्स का जो है एक्सप्लॉइटेशन, मैं आपको एक चीज़ जो है रिकमेंड करना चाहूँगा कि अब अगर मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन आपको समझना है तो पहले वाला जो चैप्टर है वहाँ पे जो कॉजेज दिए गए हैं, अगर आप उन कॉजेज को यहाँ पे लिख दो, बिल्कुल वैलिड है भैया, बिल्कुल वैलिड है। वहाँ पे देखो आप पीजेंट्री को लेके जो कॉजेज दिए गए हैं, आर्टिशियंस एंड हैंडक्राफ्ट्स को लेके जो कॉजेज दिए गए हैं, ठीक है, वो अगर यहाँ पे लिख दोगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन मार्केट हुआ था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंड्सक्राफ्ट, ठीक है, जो इंडियन का जो हैंडक्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इंडियन मार्केट हैड बीन कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश गुड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन गुड्स, ओके, नेटिव गुड्स का डिस्ट्रक्शन, तब ब्रिटिश लाइक सो। अगर ये सब चीज़ें आप लिखोगे तो ये भी वैलिड है। सो पिछले वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो है इकोनॉमिक कॉजेज जो है वहाँ से लेके आप लिख सकते हो। तो चलिए हमने इकोनॉमिक कॉजेज तो देख लिए हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सी सो जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। अब कॉलोनियल पॉलिसीज रिप्रेसिव, रिप्रेसिव का मतलब क्या है, आपको सप्रेस कर देंगे, ठीक है। सो देखो लॉर्ड लिटन ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दरबार इन द 1887, ठीक है। तो ग्रैंड दरबार क्या हुआ, सी लॉर्ड लिटन ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दरबार इन 1887 टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। देखो समझो चीज को, आपको शायद याद होगा कि आफ्टर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्यों आई थी, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा टाइम लूंगा आपसे। सो वो आई थी ट्रेड करने के लिए। अभी ट्रेड में जैसे टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए उनको लगा कि क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेशन ही कर ले, अपना देश को ही अपने कॉलोनी बना ले, फ्री में माल ले जाएंगे और यहाँ पे फ्री में आके बेचेंगे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। इंग्लिश को एक ही चीज़ आती है भैया, वो है प्रॉफिट, 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 बिजनेस में प्रॉफिट। वो कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं, मतलब उनको प्रॉफिट के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, समझ लो चीज़ को, ठीक है। सो ये उनका मेन मोटो था कि देश को ही अपना कॉलोनी बना लेते हैं, वहाँ से जो है फ्री में जो है सारे रॉ मटेरियल्स हम लोग जो है कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके फिर से मार्केट कैप्चर करके हमारे ही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके हम लोग जो है बेचेंगे, और यहाँ पे आके बेचने से क्या होगा कि जो हमारा जो मतलब प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंग्लैंड के राजा से परमिशन ली कि हमें एक फोर्स बनाने की आप परमिशन दे, हमें मिलिट्री रखने की परमिशन दे। ये सब मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाओ प्लीज़ जाके देख लो। और सर हमें आप, तब इंग्लैंड के राजा थे जेम्स वन, ठीक है, ये वाला परमिशन 17th सेंचुरी में उन्होंने लिया था जब वो पहली बार इंडिया में आए। और उन्होंने ऐसा परमिशन लिया कि हमें आप एक जुडिशियल कोड बनाने का अपना परमिशन दे दो। सो सब परमिशन दे दिया जेम्स वन ने। सो उन्होंने आके ये सब इंडिया में अप्लाई किया, और फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक एम्पायर बनाया, ठीक है। तब भी वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर नहीं गया था। तब क्या हुआ, जब एम्पायर बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, तब जो है ब्रिटिश क्राउन, मतलब जो वहाँ के इंग्लैंड के जो राजा है, यूके के जो राजा है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, उन्होंने ये कंट्रोल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। तो यही कब हुआ, पहली बार जब है लॉर्ड लिटन ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दरबार इन 1887। मैं थोड़ा पिछले चैप्टर का आपको रेफरेंस दे देता हूँ, समझ में आएगा। सी देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप देखो पहले वाले चैप्टर में वहां पे लिखा है एंड ऑफ कंपनीज रूल, ठीक है, एंड ऑफ कंपनीज रूल वही हुआ। सो कंपनी का रूल जो है वो खत्म हो गया था, और क्वीन विक्टोरिया जो है अभी एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन चुकी थी। अब वो एम्प्रेस बन चुकी थी तो वो इंडिया विजिट करने के लिए आ रही थी। अब इंडिया विजिट करने के लिए आ रही है तो एक मतलब ग्रैंड स्वागत तो बनता है ना। सो इसीलिए ग्रैंड स्वागत बना 1887 में, सॉरी 1877, इट वुड बी 1877, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ओके, इट वुड बी 1877, वो 1877 होगा, ओके। सो सी दिस वुड बी 1877, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यार लिखने में, इट विल बी 1877, ठीक है। तो बेसिकली लॉर्ड जो है लिटन, ही वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय कौन होता है यार, वाइस रॉय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वाइसरॉय क्या है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन एक्ट पैक्ट, बहुत सारे पैक्ट्स है, सो इनको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तभी तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगे तो अभी तक के लिए सब्सक्राइब करते चलो। सो सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अब देखो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है हमारे इंडियंस ने ऑलरेडी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। तो अब उनको कौन सी लैंग्वेज आती थी यार, उनको आती थी इंग्लिश, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स थे, उनको आती थी इंग्लिश, पर उनको तो बाकी लैंग्वेजेस भैया आती नहीं है। अगर आप हिंदी में, बंगाली में,
उड़िया में, कोई भी लैंग्वेज, कन्नड़ा में उनके अगेंस्ट कुछ भी लिखोगे तो वो क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल, कोई भी कुछ, एकमात्र इंग्लिश के अलावा कुछ भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाएगा। और आप उनके अगेंस्ट नहीं लिख सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप भैया नहीं जो है लिख सकते। फिर देखिए हमारे पास आता है इंडियन आर्म्स एक्ट। अभी देखो इंडियंस, अगर कोई जमींदार है, लॉयल जमींदार, मतलब जो इंडियंस के तरफ लॉयल है, तो वो क्या करेगा? हाँ, पैसे हैं, हजारों बंदूकें खरीद ली, बम खरीद लिए और उनको नेशनलिस्ट के पास दे दिया, ठीक है, उनको जो फ्रीडम फाइटर्स के पास दे दिया। तो इसने, ब्रिटिश ने क्या किया? सो इंडियन आर्म्स एक्ट लाया, कि ये वाला एक्ट कहता है कि आप लीगली कोई भी इंडियन अभी आर्म्स, मतलब बंदूकें, वेपन्स खरीद भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश और विदाउट अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। बट इट वाज नॉट फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ओपनली दे कुड कीप गन्स एंड दे कुड लाइक बाय द गन्स, बट ये सिर्फ इंडियंस के लिए था, ठीक है। सेकेंडली आता है इल्बर्ट बिल। अभी इल्बर्ट बिल क्या था? तो सर सीपी इल्बर्ट थे, वो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉ मेंबर, ठीक है। उन्होंने एक बिल बनाया कि इंडियन जो जजेस है वो अभी मतलब यूरोपियंस को भी जज कर पाएंगे। पर ये फिर से ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं यार, वी डोंट बिलीव इन द इंडियन जजेस, यूरोपियन, ब्रिटिश को सिर्फ ब्रिटिश ही जज कर पाएगा, एंड द ब्रिटिश जजेस कुड ऑल्सो जज इंडियंस, बट द इंडियन जजेस कैन नॉट जज द ब्रिटिशर्स। ये हुआ। अभी रिडक्शन ऑफ एज ऑफ द आईसीएस एग्जाम। सो आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज करके एग्जाम होता था, उसका जो एज था भैया वो 21 ईयर्स था। तो उसको 21 ईयर्स से लेके रिड्यूस करके 19 ईयर्स तक कर दिया गया, ताकि इंडियंस के लिए जो है प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। सो अभी देखेंगे थोड़ा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। सो आशा है कि जो पहले वाला थिंग है, मतलब रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, वो आपको लाइक सॉरी, वेरी सॉरी, समझ में आ गया होगा। सो लेट अस सी द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। यहाँ पे देखो राजा राममोहन रॉय को आपको याद रखना है कि 1829 में इन्होंने सती बैन किया था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि 1820, सॉरी सॉरी भैया, 1829 में राजा राममोहन रॉय ने सती को बैन किया था, ठीक है। एक ये वाला हो गया कि 1829 में सती को बैन किया था। और अगर इनके हम लोग जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो दोनों के लिए कॉमन कंट्रीब्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपलिफ्टमेंट, अप एल आई एफ टी अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, WOMEN, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन्स थे, इनको अपलिफ्ट किया था इन्होंने, ठीक है। सो दोनों का एक कॉमन जो है चीज है, वो है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। और 1829 में सती जो है बैन किया था राजा राममोहन रॉय ने। और जो है ज्योतिबा फुले, JYOTIBH, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले, जो ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने क्या किया था? एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी करके खोला था, जहाँ पे जो है लोअर कास्ट पीपल कुड कम एंड स्टडी, जहाँ पे लोअर कास्ट पीपल कुड कम एंड स्टडी। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था भैया वुमेन एजुकेशन में, ठीक है। किसमें? वुमेन एजुकेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। अब अपनी बुक खोल के देखो, यही सब चीज़ें लिखे, वुमेन एजुकेशन। फिर ये दोनों ही विडो रीमैरिज के संग थे, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, और चाइल्ड मैरिज को दोनों ने ही कहा कि यार ये ठीक नहीं है, विडो रीमैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। विडो रीमैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया। सो देखो ये थे कुछ रीजन। सो ठीक है, तो ये थे कुछ रीजन। तो राम, मैंने दोनों को मिलाकर एक कॉमन रीजन बनाया ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो। अगर देखो आप ये वाला याद रख लोगे कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, सो ये आपको ज्योतिबा फुले में भी मिल जाएगा, राजा राममोहन रॉय में भी मिल जाएगा अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। अगर आपको ये याद रख लोगे कि विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था, इन दोनों ने ही सपोर्ट किया था। अभी एक चीज जो है आपको याद रखना है कि ज्योतिबा फुले ने जो है, ये इन्होंने ये एक डेकन, मतलब जो है एक एजुकेशन नाम की एक सोसाइटी खोली थी, और राजा राममोहन राय ने जो है ब्राह्मो समाज करके एक सोसाइटी जो है इन्होंने खोला था, ठीक है। सो यही था इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, मैंने शॉर्ट में इनको बता दिया। अगर आपको इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लीज जाओ और कमेंट करो। अगर आप ये चीज़ों को याद रख लोगे एग्जाम में, ये दोनों के तरफ से ही मैंने कॉमन पॉइंट्स जो है आपको बताए सॉरी, तो मैंने दोनों की तरफ से जो आपको एक कॉमन पॉइंट्स लाके बताए, तो ये चीज़ें अगर आप याद रख लोगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो सी द रोल ऑफ द प्रेस। अभी रोल ऑफ द प्रेस, कुछ जो न्यूज़पेपर थे लाइक द अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द टाइम्स ऑफ हिंदू, अभी ये लोग क्या किया ना, ये लोग जो है मास, जो है मास अवेयरनेस, ठीक है, मास अवेयरनेस स्प्रेड किया, ठीक है। ये लोग जो है मास अवेयरनेस स्प्रेड किया, ठीक है। सो इन्होंने, अरे यार देखो इन्होंने जो है, बिल्कुल सोचिए, इन्होंने जो है
बिल्कुल। सो इन्होंने जो है मास अवेयरनेस को जो है स्प्रेड किया, ठीक है। मास अवेयरनेस को कैसे स्प्रेड किया, जो कॉमन जो इंडिया के जो लोग थे, न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिश के कुछ भी रॉन्ग वो लोग करते थे, वो मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, हाँ, फिर भी कुछ जो पॉलिसीज थे वो उनको क्रिटिसाइज करते थे। बहुत सारे जो है इंडियंस के पास जो मतलब जो एक नया क्लास जो आया था इंडिया में, जो है एजुकेटेड इंडियन क्लास, वो थोड़ा पढ़ लिख सकते थे, तो उनके पास ये जो है ये न्यूज़पेपर जाते थे और उन लोग पढ़ते थे। तो वो लोग इसको एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से भी यूज़ किया था कि जो एजुकेटेड इंडियन क्लास है उनको एक साथ लगाना है, ठीक है। एजुकेटेड इंडियन क्लास को जो है एक साथ लगाना है, ठीक है। सो एजुकेटेड जो है इंडियन क्लास को जो है एक साथ लाना है। एजुकेटेड इंडियन क्लास को इसने जो है मतलब एजुकेटेड इंडियन क्लास को जो है इसने मतलब यूनाइटेड किया, ठीक है। जो एजुकेटेड जो इंडियन क्लास है उनको यूनाइटेड किया, ताकि जो एजुकेटेड इंडियन क्लास है वो सब लोग एक साथ आके जो है ब्रिटिशर्स को फाइट कर सके। तो दोस्तों, सारे जो है आपको मैंने चीज़ें जो है समझा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यहाँ पे कुछ भी अगर लगा है कि और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मैंने एक शॉर्ट में आपको समझाया है। सो डू कमेंट इन द सेक्शन। सो रोल ऑफ द प्रेस क्या था यार, उन्होंने मास अवेयरनेस जो है स्प्रेड किया, एजुकेटेड इंडियन क्लास को उन्होंने यूनाइटेड किया, बहुत सारे ब्रिटिश पॉलिसीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, नेशनलिज्म में हेल्प किया, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो पूरा पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। सो हर एक सब्जेक्ट का हम क्लास 10 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसी से मतलब। सो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। फिजिक्स का जो है हम लोग हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर एक टेस्ट पेपर, लाइक बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ज्योग्राफी का हो, बायोलॉजी का हो, सब कुछ करेंगे यार। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए मैं लाया हूँ वो ये है कि मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब मुझे लगता नहीं और किसी ने ऐसा किया होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मतलब जो हमारा इंग्लिश 1 है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज बनाएंगे, ठीक है। एकदम सब कुछ मतलब लेके एक डेडिकेटेड सीरीज सा होगा। सो वहाँ पे जो है सब कुछ हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस से लेके नोटिस, ईमेल, एसे राइटिंग, ठीक है। सब कुछ जो है डिस्कस करेंगे। सो तभी तक के लिए बाय। और चैनल अगर एजुकेशन अच्छा लगा हो, मेरा ये तरीका अच्छा लगा, सो चैनल को जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब। और लाइक शेयर और कर दो कमेंट किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और भी मैं इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोस कम्युनिज्म, सोशलिज्म के मतलब आइडियाज़ क्लास 11th, क्लास 9, क्लास 10th के लिए वीडियोस में लाता रहूँगा। सो जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब। क्लास 11th और 12th के लिए सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के वीडियोस आएंगे, क्लास 9, 10th के लिए साइंस के भी वीडियोस आएंगे। सो डू कर दो मतलब जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड बाय बाय टिल देन।